हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। हो सकता है ये दो पार्ट्स में हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को देखते हैं यहाँ पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे मैंने लिखी है ये स्टरलेंट है। स्टरलेंट का मतलब होता है ये एक केमिकल होता है, एक केमिकल एजेंट होता है। जिस तरह से आपका फिनाल होता है वो भी केमिकल एजेंट होता है, जिस तरह से आपका लाइजॉल होता है वो भी एक केमिकल एजेंट है। तो ये एक केमिकल एजेंट है जो स्टरलाइजेशन करता है, स्पेशली जो है मेडिकल डिवाइसेस। जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनके लिए जो हम केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं उसको हम स्टरलेंट कहते हैं। अब सेकंड टर्म जो है यहाँ पे जो मैंने बताई SAL, यहाँ पे SAL, इसकी फुल फॉर्म जो है याद रखें, स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल। स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल ये पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखें। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो SAL, इसकी जो वैल्यू है जो जनरली एक्सेप्टेड की जाती हैं वो है 10⁻⁶। ये इसकी वैल्यू है। अब ये SAL होता क्या है? इसकी मीनिंग ये होती है कि जब भी आप स्टरलाइजेशन करते हो, जब भी आप स्टरलाइजेशन करते हो तो वो जहाँ पे आपने स्टरलाइजेशन की वो सरफेस कभी भी अनस्टरलाइज नहीं रहती है, यानी कि वो कंप्लीट स्टरलाइज होती है। तो उसी को हम कहते हैं SAL। ठीक है, स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल। तो जहाँ पे आपने स्टरलाइजेशन की, जहाँ पे इफेक्टिव हम कह सकते हैं इफेक्टिव स्टरलाइजेशन होती है, वहाँ पे SAL का वैल्यू कम होता है, लो होता है। अगर SAL का वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब स्टरलाइजेशन अच्छे से नहीं हुई है। जब SAL का वैल्यू लो होगा तो इसका मतलब वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन वो इफेक्टिव हुई है, वो सरफेस अनस्टाइल नहीं है, वो स्टरलाइज है वो वाली सरफेस। तो ये होती है SAL। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कैनिंग। कैनिंग है नेक्स्ट टर्म। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, ये मोस्टली हम मेथड यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, उस टर्म को हम कहते हैं कैनिंग। जिसमें हम क्या करते हैं, एक फूड पैकेट को लेते हैं, उसकी जो सीलिंग हम करते हैं ना वो बड़े टाइटली हम करते हैं, तो वो होती है कैनिंग। फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जामिनेशन से पूछी जाती है, स्पेशली JK SSB, डी वैल्यू। डी वैल्यू क्या होता है? डी वैल्यू जो है इसे आप, जो इसकी फुल फॉर्म है, डेसिमल डेसिमल वैल्यू भी कहते हैं, डेसिबल वैल्यू। तो ये क्या होता है? इसमें जो है आपकी जो लॉग रिडक्शन, अभी समझाता हूँ मैं। लॉग रिडक्शन जो होती है ना वो आपको अचीव करनी होती है। लॉग रिडक्शन आपको अचीव करनी होती है। मतलब इसका क्या होता है मैं बताता हूँ। इस डी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू के ज़रिए से जो है आप 90% तक जो है आप बैक्टीरियाज को किल करते हो। वो होती है डी वैल्यू, जिसमें आप 90% बैक्टीरियाज को किल करते हैं, उसे हम डी वैल्यू कहते हैं। तो जो फिर बचते हैं 10% ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव रहते हैं। बाकी जो 90% है आप उसे किल करते हो, उसे हम डी वैल्यू कहते हैं या डेसिमल वैल्यू कहते हैं। या डी वैल्यू आप इसे कहते हैं 1 log। 1 log का मतलब हो जो आपने 90% तक जो आपने रिडक्शन की उसे आप 1 log भी कह सकते हैं। 1 log का मतलब होता है जो आपने 90% रिडक्शन कर दी बैक्टीरियाज की, उसे आप 1 log कहते हैं। ठीक है, ये याद रखें। तो 1 log होता है 90% बैक्टीरियाज आप किल करते हो, 1 log। तो ये होता है डी वैल्यू। आगे देखते हैं बायो बर्डन। बस सिमिलर टर्म है, जिस तरह से हमने डी वैल्यू आपको कहा तो इसी तरह से इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये होता है कि जो आपने बायो बर्डन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 10% बैक्टीरियाज रह गए अनस्टलाइज हुए हैं उसको हम कहते हैं बायो बर्डन। जो 10% बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहे सरफेस पे, 90% वो हुआ था, उसको तो हमने डी वैल्यू कहा। बट जो 10% रह गए ना उसे हम बायो बर्डन कहते हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरियाज ऑन सरफेस दैट हैज़ नॉट बीन स्टरलाइज्ड, वो कितना होता है? 10%। तो ये होती है बायो बर्डन। अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक जो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है।
और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं, स्टरलाइजेशन होती क्या है। स्टरलाइजेशन होती है आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हो विथ सपोर्स के साथ। सपोर के साथ जो आप किल करते हो बैक्टीरियाज को सरफेस पे, मीडियम पे, कहीं पे भी विथ सपोर के साथ, सपोर्स के साथ उसका खात्मा करते हैं, उसे आप स्टरलाइजेशन कहते हैं। डिसइंफेक्शन में जो है, डिसइंफेक्शन में आप सपोर्स का खात्मा नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ बैक्टीरिया को किल कर सकते हो, बस जो उनके सपोर्स होते हैं वो आप किल नहीं कर सकते, वो होती है डिसइंफेक्शन। याद रखें, ये होती है डिसइंफेक्शन। यही इसकी डिफरेंस है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में। तो क्या होती है स्टरलाइजेशन? द प्रोसेस इन विच आर्टिकल सरफेस या मीडियम इज फ्रीड ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर स्पोर्स। तो स्पोर्स का खात्मा करके उसे हम क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। वाइल एज हम डिसइंफेक्शन को हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। उनका डिस्ट्रक्शन करना, खात्मा करना, किन का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन कहते हैं। आगे जो है हम बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो यहाँ पे आप नाम से बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक होता है रोकना, आप बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हो, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। मीन्स कि अगर बैक्टीरियाज यहाँ पे 2 हैं, उनकी ग्रोथ, उनका डिवीजन हो रहा है 5, 6, 8, हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो वो उस ग्रोथ को रोकने को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। वो आगे जो नेक्स्ट टर्म है हम बताते हैं उसको। दूसरे है बैक्टीरियोसाइडल। तो साइडल से ही आप, माने साइडल मीन्स कि आप उसका बैक्टीरिया को ही किल करते हो, बैक्टीरिया को ही ख़त्मा कर, बैक्टीरिया का ही खात्मा करते हैं, उसे हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है कि आप उसकी ग्रोथ को रोक देते हो, फर्दर उसकी ग्रोथ को होने से। तो बैक्टीरियो जो साइडल हैं, आप उसमें बैक्टीरिया को ही किल करते हो। आगे जो टर्म हम देखते हैं, दूसरी टर्म है एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्टिक जो टर्म है ये भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केमिकल जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ना, एंटीसेप्टिक्स याद रखें, ये भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स ही होते हैं, जिस तरह से मैं बताऊं। मगर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। जो डिसइंफेक्टेंट हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। वाइल जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना, वो केमिकल एजेंट, ये चाहे लाइजॉल होता है, सेवलॉन होता है, वो हम सरफेस पे करते हैं, सरफेस एजेंट्स पे करते हैं। ठीक है, मीडियम पे करते हैं, आर्टिकल्स पे करते हैं, तो वो होता है डिसइंफेक्टेंट। बट यहाँ पे जो एंटीसेप्टिक है वो हम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो हम अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। आगे जो टर्म है वो है एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस, सेप्सिस मीन्स ये होता है इन्फेक्शन। आपने पढ़ा होगा ना, सेप्सिस मीन्स की इन्फेक्शन। तो जो हम इन्फेक्शन को फैलने से, इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करने से रोकें, उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे वाउंड, अगर वाउंड होता है ना, उसको फर्दर डैमेज होने से बचाएं, टिश्यू को फर्दर होने से बचाएं, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्सिस कहते हैं, एंटीसेप्सिस कहते हैं उन्हें। तो एंटीसेप्सिस होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन वाउंड्स और टिश्यूज़। तो ये होती है एंटीसेप्सिस। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, स्टरलाइजेशन पे। स्टरलाइजेशन मैंने कहा कि जहाँ पे हम बैक्टीरिया और उसके स्पोर्स का भी खात्मा करें, उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसके ना 3 मेथड्स, बस ये आप यहाँ पे याद रखें, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। स्टरलाइजेशन के ना 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो है फिज़िकल मेथड, आगे देखें केमिकल मेथड, ये वाला केमिकल मेथड। तीसरा जो है फिल्ट्रेशन मेथड। 3 ही मेथड्स हैं। अब सबसे पहले फिजिकल मेथड्स में कौन कौन आते हैं ये देख लें, आप इसको रट्टा याद रखें, फिर आपको कभी भी कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। फिजिकल मेथड्स में कौन आते हैं, केमिकल मेथड्स में कौन आते हैं। आपको कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, ऑटोक्लेव कौन सा मेथड है, ऑटोक्लेव में कौन सा मेथड है,
आप ना कन्फ्यूजन हो जाते हो, ये भी फिज़िकल मेथड में ही आता है। इसी तरह से सबसे पहले जो फिज़िकल मेथड में आता है सनलाइट, ये देखें आप, सनलाइट, ड्राइंग, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिशंस भी आती हैं इसी में। और फिर हमने ना इस ड्राई हीट को फर्दर डिवाइड किया है। इसमें हॉट एयर ओवन आता है, रेड हॉट होता है, फ्लेमिंग आती है, इंसरेनेशन आती है। मॉइस्ट हीट को फर्दर बिलो 100, 800, अबो 100। तो कौन कौन आते हैं ये हम देखते हैं। इसमें जो है 100, बिलो 100 में पॉस्चराइजेशन, इंसिपिसेशन, 800 पे बॉइलिंग और टेंडलाइजेशन आती है, अबो 100 में ऑटोक्लेव आता है। मतलब कि बिलो 100 अगर आप टेम्परेचर देते हो उसमें ये दो आते हैं, जो 100 टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग और ये आती हैं, टेंडलाइजेशन आती हैं। जब अबो 100 आप टेम्परेचर देते हो तो वो कहलाती है ऑटोक्लेव। अब इन्हीं टर्म्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस ये आप अच्छे से याद रखें, इसको रट्टा याद रखें, फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं। आगे हम इसी को डिस्कस करते हैं। फिर केमिकल मेथड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, और फिल्ट्रेशन मेथड भी नेक्स्ट ही हम करेंगे। आज हम फिजिकल मेथड को ही इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा इसमें जो है सनलाइट, ये भी आता है आपका फिजिकल मेथड, ड्राइंग आता है, ड्राई हीट में ये आते हैं, मॉइस्ट हीट में ये आते हैं। बट सारे क्या हैं, ये फिजिकल मेथड्स हैं, ये याद रखें। तो मॉइस्ट हीट में ये सारे आते हैं, बट सारे क्या हैं, फिजिकल मेथड्स हैं। अब आगे हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है सनलाइट हम पढ़ते हैं। सनलाइट जो है इसमें ना बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है। बैक्टीरियोसाइडल मैंने कहा ना, साइडल जो बैक्टीरिया को ही ख़त्म करें। तो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी सनलाइट में होती है। यूजुअली जो है ये नेचुरल कंडीशन, बाय नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस आप ऐसे कहेंगे। तो नेचुरल कंडीशंस में जो है ये स्टरलाइजेशन करती है। अब कहाँ पे यूज़ होता है, जो आपके टंकीज़ होते हैं ना जिनमें वाटर होता है, वहाँ पे आप कोई फिल्ट्रेशन का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे आपकी सनलाइट आती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनके ज़रिए से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ज़रिए से आपका जो आपकी टंकी है उसमें जो पानी है वो फिर क्या होता है, स्टरलाइजेशन उसकी हो जाती है। तो ये है सनलाइट। आगे हम देखते हैं ड्राइंग वाला। जो ड्राइंग है, तो सनलाइट हमने पढ़ा, अब देखते हैं ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग होता है जिस तरह से अगर कोई सरफेस है वो थोड़ी सी मॉइस्ट है, उस पर थोड़ा सा वाटर है, तो आप क्या करते हो, इस स्लाइड को इधर उधर इस तरह से हवा में घुमाते हो, जिसे हम एयर ड्रायर कहते हैं। तो उस ड्राई होने से जो है आपकी जो वो स्लाइड है वो फिर स्टरलाइज होती है। क्योंकि वाटर में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो हम वाटर को ही जब हम रिमूव करेंगे, एयर ड्राई करेंगे, तो वहाँ पे वाटर नहीं होगा तो बैक्टीरियाज भी नहीं होंगे। बट ये एफिशिएंट नहीं है ये वाला मेथड, बट स्टरलाइजेशन ड्राइंग से भी होती है। आगे हम देखते हैं ड्राई हीट मेथड हम देखते हैं। ड्राई हीट को पढ़ने से पहले हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट क्या होती है जो हम स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं। तो ये एक रिलायबल मेथड है स्टरलाइजेशन का, अनटिल जो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो, सबसे अच्छा मेथड है। अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो मटेरियल्स दैट कैन बी डैमेज्ड बाय हीट और स्टरलाइज्ड लोअर टेम्परेचर, जो हीट से में डैमेज्ड होते हैं ना उनको लोअर टेम्परेचर से हम फिर स्टरलाइज करते हैं। अब हम मेन चीज़ पे चलते हैं। इन्होंने तो यहाँ पे दिया है जो हीट से होता है ना, हीट का जो मेन इफेक्ट रहता है ना, वो क्या करता है, वो प्रोटीन की डीनेचुरेशन करती है। मतलब कि जो बैक्टीरियाज में प्रोटीन्स होते हैं ना, उनकी जो नेचुरल स्टेट होती है प्रोटीन्स की, वो बिगाड़ देते हैं, वो नेचुरल स्टेट में फिर नहीं रहते हैं। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन करता है हीट का जो काम होता है ना, वो प्रोटीन डीनेचुरेशन करते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स कि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, तो उन्हीं की लेवल उनमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको टॉक्सिक इफेक्ट करता है, किनको, बैक्टीरियाज को। तो ये जो है प्रोसेस कौन करता है, ये हीट के ज़रिए से ये चीज़ें होती हैं, जिसे हम कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन किससे होता है, ड्राई हीट, ये हीटिंग से भी होता है। हीटिंग से होता है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन क्या होता है, थमा देना, थमा, जिस तरह से कोगुलेट होता है ना ब्लड, तो वहाँ पे कोगुलेट प्रोटीन होता है बैक्टीरियाज में। आगे मेन टर्म पे हम चलते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है थर्मल डेथ टाइम। इसको समझें। ये जो थर्मल डेथ टाइम होता है ना, ये मिनिमम जो आपका टाइम रिक्वायर होता है एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी टर्म याद रखें। थर्मल डेथ टाइम जो होता है, मैंने तो कहा कि ये जो है मिनिमम टेम्परेचर होता है जो एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। अब ये थर्मल डेथ टाइम ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
आपके टाइम की, जितना आप ज़्यादा हीट दोगे उतनी कम टाइम में जो है वो स्टरलाइजेशन होगा। अगर आप हीटिंग 100 दोगे तो स्टरलाइजेशन जो है वो 15 मिनट्स में होगी। अगर आप 200 टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका यहाँ पे ये टाइम जो कम हो जाता है वो 5 मिनट्स में ही होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसी कहते हैं। अगर आपने यहाँ से ये बढ़ाया टेम्परेचर, वहाँ से आपका टाइम घट जाएगा स्टरलाइजेशन का। अगर आपने यहाँ से टेम्परेचर कम किया, यहाँ से आपका ये इंक्रीज होगा फिर टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन जितनी देर आप करोगे, यही होती है थर्मल डेथ टाइम। ये आप याद रखें। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, आगे जो है हमारा ड्राई हीट। क्योंकि हम फिजिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, तो ड्राई हीट में सबसे पहले फ्लेमिंग आती है, इंसर्नेशन आती हैं और बाकी आते हैं। तो फ्लेमिंग क्या होती है? ये एक इनोकुलेटेड लूप। आपने ना केमिस्ट्री लैब में जब आप गए होंगे ना, वहाँ इस तरह का लूप आपको मिला होगा, एक इस तरह का। तो वही उसको स्टरलाइज करने के लिए, या टिप ऑफ द फोरसेप्स के टिप्स को या स्पैचुलास को हम बंसन फ्लेम, इस तरह का फ्लेम होता था ना, इस तरह का वहाँ पे हम उसे जलाते थे, तो उस फ्लेम पे रखते हैं। वो फिर जब है रेड हॉट जब तक हो जाता है ना, तो वो फ्लेमिंग होती है। वो वही फ्लेमिंग होती है जिससे हम एक स्पैचुला को, एक टिप ऑफ फोर्सेप्स को और इनोकुलेटेड लूप को स्टरलाइज करते हैं बाय फ्लेमिंग से। ये होती है फ्लेमिंग। अब इंसरिनेशन क्या होती है? इंसरिनेशन हम समझते हैं। इंसरिनेशन ना सिंपली आप समझ, जिस तरह से आपका चूल्हा होता है ना, चूल्हा, तो वहाँ पे जो आप मन करें उसमें आप डालें, वो जल के राख हो जाता है। तो सेम यही होता है इंसरिनेशन। इंसरिनेशन मेथड में जो है आप क्या क्या यूज़ करते हैं ये आप देख लें। मटेरियल डिस्ट्रॉइंग मेथड, जैसे कंटेमिनेटेड क्लोथ्स हैं और एनिमल carcasses एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल्स, प्लास्टिक्स सच एज PVCs। तो ये सारे जो है ना, इनको हम जला देते हैं। उसको हम जलाने को क्या कहते हैं? इंसरिनेशंस कहते हैं। तो ये है ड्राई हीट का दूसरा मेथड। आगे देखते हैं। आगे जो ड्राई हीट की मेथड है वो हॉट एयर ओवन। याद रखें, कभी कभार ना आपके क्वेश्चंस आते हैं ड्राई हीट में, ये हॉट एयर ओवन किस में आता है? तो किस में आता है? ये ड्राई हीट में आता है, ये मॉइस्ट हीट में नहीं आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो उसे ना आप अच्छे से देखा करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम अब पढ़ना है ना, ये हमें हॉट एयर ओवन पढ़ना है, जो मोस्टली वाइडली यूज्ड होता है स्टरलाइजेशन के लिए बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट का याद रखिए, एज ए ड्राई हीट यूज़ होता है, ना कि मॉइस्ट हीट। तो इसमें जो है 160 डिग्री टेम्परेचर होता है 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए 160 डिग्री, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बनता है। स्टरलाइजेशन हम ग्लासवेयर्स को करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर हम इन्हीं को करते हैं। और आगे देखते हैं, ज़्यादातर ग्लासवेयर्स करते हैं और फोर्सेप्स भी यहाँ पे हैं, सीजर्स, स्कैल्पल्स, ऑल ग्लास सिरिंजेस। तो ये सारे जो है हम इसमें स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने कहा बैड कंडक्टर ऑफ हीट फॉर एंड इट्स पेनिट्रेशन पावर इज़ लो। तो इसमें जो मेन चीज़ मैं बता दूं, इसमें हमें क्या याद रखना है, इन्होंने ना यहाँ पे दिया है कि क्या क्या हम इसमें रखते हैं, वो तो अलग बात है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो मैं बता दूँ। यहाँ पे आपको ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले ये वाली इमेज आप दिमाग में बिठा के रखें। कभी कभार ऐसा भी ना आपको इमेजेस भी देता है। तो जिस तरह से आपका फ्रिज होता है ना, फ्रिज घर में, उसी तरीके का वहाँ पे जिस तरह से अंदर इस तरह के लगे होते हैं, उसमें के बीच में एक फ़ैन होता है। तो वो फ़ैन सर्कुलेट करता है, जिसमें से जो ड्राई हीट होती है वो सारे चेम्बर्स में फिर जाती है। तो इस तरह से आप इसे याद रखें। जिस तरह से आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज के बेस्ड पे ही आप इसे याद रखें इमेज। तो आगे हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताता हूँ, स्टरलाइजेशन कंट्रोल मीन्स कि हमें किस तरह से पता चले कि ये पूरा स्टरलाइज अच्छे से करता है, उसे हम स्टरलाइजेशन कंट्रोल कहते हैं। इसमें जो है हम ये वाला कोलेस्ट्रीडियम टेटने जो बैक्टीरिया है, कोलेस्ट्रीडियम टेटने जो बैक्टीरिया है, उसको हम लेते हैं और वही हमें बताता है कि क्या ये इफ़ेक्टिव है स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई, ये वाला हॉट एयर ओवन। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 10⁻⁶ स्पोज लेते हैं, इसमें डालते हैं, फिर क्या करते हैं एक एनवलप में सूटेबल इनटू किसी, हम उसे ना सूटेबल पैक्स में रखते हैं अंदर। आफ्टर स्टरलाइजेशन, जब वहाँ पे हम कंप्लीट स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उन स्ट्रिप्स को रिमूव किया जाता है और फिर किस में इनोकुलेट किया जाता है, थायोग्लूकोलेट और कुकड मीट, या इसमें इसको इनोकुलेट करते हैं। फिर हमें 5 डेज़ तक जो है स्ट्रिक्ट हम एनारोबिक कंडीशंस में इसका स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं अंडर 5 डेज़। ये इन्होंने डिग्री भी दी, 5 डेज़ में हम इसका स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं फिर एनारोबिक कंडीशंस में। तो इससे भी पता चलता है स्टेरिलाइजेशन का। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ब्राउन्स ट्यूब आते हैं, ये भी एग्जाम्स में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ब्राउन्स ट्यूब भी हम लेते हैं, ये जो है इसकी कलरिंग के हिसाब से, ये खुद ग्रीन कलर होता है। जब हम इसको इसमें डालते हैं, इस चैम्बर में डालते हैं यहाँ पे, तो स्टरलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इसका कलर चेंज होता है, वो ग्रीन कलर होता है। जब ग्रीन कलर हो जाता है ना, तो हम मानते हैं कि ये अच्छा स्टरलाइज करता है। ठीक है, यही था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हॉट एयर ओवन में। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं मॉइस्ट हीट पे। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, फिजिकल मेथड्स में हमने सनलाइट भी कंप्लीट किया, ड्राइंग भी किया, ड्राई हीट के सारे मेथड्स, हॉट एयर ओवन, रेड हॉट, फ्लेमिंग और इंसिनरेशन हमने कंप्लीट किया। अब हमें मॉइस्ट हीट पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपका टेम्परेचर बिलो 100 रहता है, 800 और अबो 100 में, ये सारे अब हमें यही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं टेम्परेचर जो बिलो 100 हम देते हैं, 100 के बिलो जो टेम्परेचर हम रखते हैं, तो वो हम देखते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि पॉस्चराइजेशन होती है, तो पॉस्चराइजेशन मिल्क को हम स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद रखें। आप 63 डिग्री देते हो फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स तक आप 63 डिग्री, तो 100 बिलो है ना, बिलो 100 तो मतलब कि 100 से बिलो ही होगा। 63 डिग्री हम देते हैं टेम्परेचर 30 मिनट्स तक, उसे हम होल्डर मेथड कहते हैं, उसे हम होल्ड करके रखते हैं, तो होल्डर मेथड हुआ। दूसरा जो मेथड है, दूसरा फ्लैश मेथड हम उसे कहते हैं, फ्लैश मेथड, मतलब कि आप 72 डिग्री इसमें देते हो 15 to 20 सेकंड्स तक, सेकंड्स याद रखें, 15 to 20 सेकंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप 63 डिग्री देते हो 30 मिनट्स, जिसे हम होल्डर मेथड कहते हैं, और दूसरा जो है 72 डिग्री देते हैं 15 to 20 सेकंड्स, इसे हम फ्लैश मेथड कहते हैं। यूँ फ्लैश करके आप उसमें एक दफ़ा डालते हो, फिर बाहर निकालते हो 20 सेकंड्स के बाद, तो ये होता है फ्लैश मेथड। तो उसके बाद फॉलोइंग द, उसमें हम कूलिंग करते हैं 13 डिग्री में, तो ये होती है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये वाला बिलो 100 वाला। तो इन्होंने आगे इसमें कहा है कि इसमें नॉन स्पोरिंग जो पैथोजेंस हैं, ये सारे इसमें डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे जो पढ़ना है, इसमें जो इंस्पिसेशन, ये भी होता है ना इंस्पिसेशन, 2 आते थे जो बिलो 100 में आते थे, एक तो आता था पाश्चराइजेशन, दूसरा आता था इंस्पिसेशन। इसमें हम मीडिया को लेते हैं, एलजी मीडिया उसे हम कहते हैं, एलजी मीडिया। बहुत सारे मीडियाज़ होते हैं ना, उनमें एक होता है एलजी मीडिया भी होता है। एलजी मीडिया को हम क्या करते हैं, हम उसको स्टरलाइज करते हैं, हीट करते हैं 80 to 85 डिग्री फॉर हाफ आवर, आधे घंटे तक 80 to 85 डिग्री तक रहते हैं, फॉर 3 सक्सेसिव डेज, 3 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं। किस में, इंस्पिसेटर में, एक जो मशीन होती है उसे हम इंस्पिसेटर कहते हैं, उसमें हम 3 डेज तक रखते हैं इस वाले टेम्परेचर पे, उसे हम क्या रखते हैं, हम एलजी मीडिया रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पिसेशन। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे, पॉस्चराइजेशन और इंस्पिसेशन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो टेम्परेचर हम 100 में रखते हैं। ठीक है, 100 में 2 टर्म्स आती हैं, मैंने बताया था आपको, एक तो बॉइलिंग आती है, और आगे हम देखते हैं। तो बॉइलिंग में जो है वेजिटेटिव बैक्टीरियाज किलर्ड होते हैं इमीडिएटली जब 90 to 100 डिग्री हम देते हैं। तो टेम्परेचर हमें रखना है 100, तो इसी को हम कहते हैं एट टेम्परेचर जब 100 रखते हैं, तो उसमें आती है बॉइलिंग। बॉइलिंग हम 100 डिग्री पे करते हैं, तो उसमें जो है आप इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टरलाइज करते हो, बट यहाँ पे जो है बॉइलिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करते हैं बॉइलिंग में जो सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी जो है अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर भी हमें यूज़ नहीं करना, उसको हम किस तरह से 2% सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के फिर हम उसे हॉट वाटर रिमूव कर सकते हैं।
तो बॉइलिंग कितनी देर हमें करनी है ये याद रखें, 10 से 30 मिनट तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसमें जो है आपको अपने मटेरियल्स को वाटर के अंदर रखना है। जो भी आप स्टरलाइज करते हो वाटर के अंदर रखें, और ज़्यादा लोड उसमें ना रखें, ज़्यादा मटेरियल्स उसमें ना डालें, जितना रखना हो उतना ही रखें। तो और एक टर्म आई थी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में, मेडिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, रोलिंग बॉइलिंग। तो रोलिंग बॉइलिंग जो है ना, वो आप जब एक इस कंटेनर में, आप समझिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपने रखे हैं, ठीक है, आप इनको इस तरह से रोल करें। बॉयल वहाँ से हो रहा है लेकिन आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को रोल करें इस तरह से, फेरें इधर उधर को, तो उसे हम रोलिंग बॉइलिंग कहते हैं। वो 5 मिनट्स होता है, ये याद रखें। आया है क्वेश्चन इसलिए मुझे यहाँ पे ध्यान में आया तो मैंने बता दिया, 5 मिनट्स में रोलिंग बॉइलिंग होती है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, टिंडलाइजेशन। 800 में दो हमें आते थे, एक तो आता था बॉइलिंग, दूसरा आता था टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन हम किस में करते हैं, सबसे पहले आप देख लें, हम करते हैं टिंडलाइजेशन इसमें, कॉच और अर्नोल्ड स्टीमर में हम करते हैं इनसे टिंडलाइजेशन। तो टिंडलाइजेशन हम इसमें करते हैं, इस वाले इंस्ट्रूमेंट में, स्टीमर से कहते हैं, यूँ समझें। तो हम क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया को लेते हैं, उसी को हम स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइज करते हैं। और इसमें जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं, एक तो हम कल्चर मीडिया इसमें लेते हैं, और दूसरा जो स्टीमर हम लेते हैं उस स्टीमर का नाम आप याद रखें, कॉच और अर्नोल्ड स्टीमर इसने लिखा है। आगे जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखें, इन्होंने कहा है स्टीमर कैसा होना चाहिए, उसमें हमें तो इसके साथ नहीं, कुछ नहीं करना, किस तरह का क्या है। अब जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल एक्सपोजर ऑफ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में हम स्टरलाइजेशन करते हैं, बट द मीडिया कंटेनिंग शुगर जेलेटिन आर एक्सपोज फॉर 100 डिग्री 90 मिनट्स तक फॉर 20 100 डिग्री फॉर 20 मिनट्स तक हम लेते हैं, 3 सक्सेसिव डेज तक हम 100 डिग्री करते हैं फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि 800 है ना तो 100, इसीलिए 100 डिग्री लेते हैं 20 मिनट्स तक, 3 सक्सेसिव डेज। उसी को हम कहते हैं टिंडलाइजेशन, और दूसरा नाम याद रखें, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिंडलाइजेशन के बारे में। इसमें भी हम क्या लेते हैं, इसमें भी हम मीडिया ही लेते हैं, मीडियाज़ लेते हैं, कल्चर मीडिया होता है ना, कल्चर मीडिया लेते हैं, इस वाले स्टीमर में लेते हैं, कॉच और अर्नोल्ड में, और 100 डिग्री देते हैं 20 मिनट्स तक, 3 सक्सेसिव डेज में। ये होती है टिंडलाइजेशन। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑटोक्लेव है। अब जो हमें पढ़ना है ना, वो हमें पढ़ना है ऑटोक्लेव, जो अबो 100 से आते हैं ना, अबो 100 डिग्री में हम जो रखते हैं उसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं। तो मैं बता दूं, इन्होंने इसका प्रिंसिपल दिया है, हमें ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इन्होंने कहा कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो मैं बता दूं आपको, जो है 121, ये याद रखें टेम्परेचर, क्योंकि अबो 100 है तो 121 डिग्री हम देते हैं, 15 मिनट्स तक हम रखते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन के लिए आप बहुत सारे मटेरियल्स इसमें रखते हैं, आप ग्लासवेयर्स रखते हो, आप बहुत सारे मटेरियल्स में रखते हैं। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपसे शेयर करनी है वो हम देखते हैं इसमें। पहला तो ये कि ये जो है इसमें चूँकि इसमें पानी होता है ना, पानी इसमें भरते हैं, तो वो पानी बॉयल होता है। ये है जनाब, इसमें आप हीट अगर करें तो इसमें बॉयल, अगर पानी हो तो बॉयल करें तो उसमें ना वो स्टीम हो जाता है, भाप बन के आ जाता है। तो वो इतना प्रेशर अंदर से हो इंक्रीज़ करता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो स्टरलाइजेशन का माना जाता है ना, वो ऑटोक्लेव ही माना जाता है। अगर आपको इमेज बेस्ड आए ना तो सब मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे भी इमेज, लेकिन आप इसे याद कैसे रखें, जिस तरह से आपके घर में प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर सेम उसी तरह का प्रोसेस इसमें होता है। तो उसमें इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें जो पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है फिर स्टरलाइजेशन करने के लिए। आगे जो हम देखते हैं इसमें स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए क्या होता है, ये यहाँ पे याद रखें जो स्टरलाइजेशन कंट्रोल हम ऑटोक्लेव में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं। स्ट्रेटोथर्मोफिलस बैसिलस स्ट्रेटोथर्मोफिलस जो है बैक्टीरिया, ये टेस्ट किया जाता है स्टरलाइजेशन कंट्रोल के लिए।
तो याद रखें 121 हम लेते हैं टेम्परेचर, इसमें 121 कितने टाइम पे, 12 या 15, ज़्यादातर 15 मिनट्स में लिया जाता है, 15 मिनट्स तक हम इसे रखते हैं 121 डिग्री। तो होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।